नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। बजट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तमाम इंडस्ट्री संगठनों की वित्त मंत्री के साथ बैठक हो रही है। इंडस्ट्री लीडर्स ग्रोथ की गाड़ी को रफ्तार देने के लिए अपनी उम्मीदें वित्त मंत्री तक पहुंचा रहे हैं। रियल्टी सेक्टर जो बीते कुछ वर्षों से अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, 2025 में और बड़े लक्ष्य की उम्मीद लगाए है। हालांकि इस लक्ष्य को अचीव करने में बजट से काफी कुछ सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही कई चुनौतियां हैं जिस पर रियल्टी सेक्टर बरसों से सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। यानी इस बार का बजट रियल एस्टेट के लिए काफी अहम होने वाला है, खासकर मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट की हालिया स्थिति को देखते हुए। तो आज हमारे साथ दो दिग्गज डेवलपर्स हैं जिनसे बजट की उम्मीदों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, और अभिषेक कपूर, ग्रुप सीईओ पूर्वांकरा ग्रुप। तो अभिषेक जी और प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। प्रदीप जी, आपसे ही शुभारंभ करते हैं। अगर हम पिछले कुछ बजट में देखें तो एक्सपेक्टेशन लगभग एक जैसी ही है। टैक्स रिबेट की मांग हो रही है, होम लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी बढ़ाने की मांग हो रही है, इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग हो रही है, जीएसटी पर आईटीसी की बहाली की मांग हो रही है। कई मांगे हैं जो पिछले कई बजट से हम लगातार देखते हुए आ रहे हैं। तो इस बार भी ये मांगे रिपीट हो रही हैं या फिर कुछ अलग एक्सपेक्टेशन बन रही है? दीपक जी नमस्कार। सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को इस नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल इस नए वर्ष के साथ जो उम्मीदें शुरू हुई हैं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हर बार हम उम्मीद करते हैं बजट से कि इस बार बजट के अंदर कुछ रियल एस्टेट के लिए ऐसा जरूर होगा वित्त मंत्री जी के पिटारे में, जिससे एक आम इंसान को उसका घर मिल सकेगा और उसको कहीं ना कहीं आज इस जब एक महंगाई का दौर है, ईएमआई का बोझ बढ़ा हुआ है, उसके वक्त अगर कुछ ऐसी चीजें आए जिससे एक आम इंसान के घर का सपना पूरा हो सके, तो बजट उसके अंदर एक बहुत बड़ा माध्यम है। मुझे लगता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री हमेशा ही वित्त मंत्री जी से कोई ना कोई उम्मीद लगाकर बैठी होती है, और मुझे लगता है इस बार शायद वित्त मंत्री जी जरूर हमारी बात को सुने, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जो इस देश की ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद अगर पार्ट भी है तो उसका नाम रियल एस्टेट है। अभी तक अगर जीडीपी की भी बात करें तो उसका जो परसेंटेज शेयर है वो 7 से 8% है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से रियल एस्टेट ग्रो कर रहा है, आने वाले वक्त में ये पार्टिसिपेशन और ज्यादा बढ़ेगा। वित्त मंत्री जी से वैसे तो बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन मुझे लगता है कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको शायद अब दोबारा से वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए, जिसके अंदर जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, उससे इंडस्ट्री स्टेटस का जो दर्जा है, अब वो मुझे लगता है देना चाहिए। वो काफी टाइम से एक डिमांड रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, जिससे जो मिलने वाली जो फंड है वो एक काफी यानी रिजनेबल रेट के ऊपर डेवलपर्स को मिल सके। और मुझे लगता है एक और चीज है जो मैं अक्सर आपके प्लेटफॉर्म पर हर बजट से पहले कहता रहा हूं, कि जो फर्स्ट टाइम होम बायर है उनको एनकरेज करने के लिए, उनके घर का रास्ता सुगम बनाने के लिए जरूरी है फर्स्ट टाइम होम बायर को कुछ रिलैक्सेशन देने की, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। फर्स्ट टाइम होम बायर को अगर जो स्टैम्प ड्यूटी है उससे रिलैक्स किया जा सके, या जो जीएसटी उसके ऊपर लगता है उससे रिलैक्स किया जा सके, तो कहीं ना कहीं जो एक आम इंसान है उसके घर का सपना पूरा हो सकेगा। एक तीसरी और छोटी सी डिमांड है, लेकिन मुझे लगता है इस बार जरूर वो पूरी होगी। जो होम लोन के अंदर मिलने वाली जो सब्सिडी है, जो होम लोन इंटरेस्ट के ऊपर, वो 2 लाख रुपए काफी टाइम से है। वो इस बार अगर वो 5 लाख रुपए होती है तो एक जो सैलरीड क्लास है उसके लिए ये काफी बड़ी राहत की बात होगी। और आपके माध्यम से अगर वित्त मंत्री जी इसको सुन रही हैं तो मुझे लगता है वो जरूर उस कॉमन मैन की और उस मिडिल क्लास फैमिली की उस पीड़ा को जरूर समझेंगी, और जरूर कुछ ना कुछ ऐसा पिटारे में लाएंगी बजट में, जिससे हम सबके चेहरों पर और उस एक मिडिल क्लास फैमिली के चेहरे पर हंसी आएगी। प्रदीप जी, जिस तरह से हमने देखा कि शेयर बाजार में लगातार गिरावट दिख रही है, एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, रियल एस्टेट में लग्जरी मार्केट भले ही अच्छा कर रहा है लेकिन लोअर सेगमेंट में चिंता बनी हुई है। कैसे लोअर सेगमेंट पर फोकस बढ़ेगा, क्या करने की जरूरत है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब लोअर सेगमेंट अच्छा करता है, यानी निचले तबके के लोग, लोअर मिड इनकम के लोग या लोअर इनकम के लोग खर्च करते हैं, तब अपर सेगमेंट में बढ़ोतरी दिखती है। इस बार हम देख रहे हैं कि अपर सेगमेंट में
ढेर सारी खरीदारी हो रही है लेकिन लोअर सेगमेंट ठंडा पड़ा हुआ है। सो दीपक जी, बिल्कुल मैं अभिषेक जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो पॉलिसी है, इसको पूरा नेशनल लेवल के ऊपर इस पॉलिसी को बनाने की जरूरत है। उसमें क्योंकि कहीं ना कहीं जो लैंड है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, तो जो एक एडवाइजरी है वो कम से कम जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जा सकती है। और खास करके जहां पर रूलिंग गवर्नमेंट अगर सेम है तो वहां तो कम से कम इन पॉलिसीज को लागू करने की हम उम्मीद कर भी सकते हैं। देखिए, मैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं जिनके अंदर खास करके ऐसे एरिया जहां पर यानी जो शहरों से थोड़े लगे हुए हैं, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो तो ऐसे अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनाने की जरूरत है जो कहीं ना कहीं एक मिनी टाउन की तरह हो। आज क्या है कि जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं तो सारा का सारा भार मेट्रो सिटीज के ऊपर या जो बिल्कुल महंगे एरियाज हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं लोड करना शुरू करते हैं, तो वो अनअफोर्डेबल हो जाता है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना पैसा गवर्नमेंट खर्च रही है, तो जो एरिया है खास करके सबब के, उनके अंदर जो एग्रीकल्चर जोन है उनके अंदर अफोर्डेबल हाउसिंग जोन बनाए जाने चाहिए, जिसके अंदर एक एक टाउन ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर 10-10 हजार के नियर अबाउट जो घर हैं, जिसमें लगभग 40 से 50 हजार लोग रह सकें और सारी की सारी सुविधाएं उसी के अंदर हो, चाहे स्कूल हो या चाहे हॉस्पिटल हो, जितनी भी सुविधाएं हैं उसी टाउन के अंदर हो। और काम करने की भी जो चीजें हैं, जो ऑफिसेज वगैरह हैं, वो उसके सराउंडिंग बनाने की जरूरत है। दूसरी चीज मुझे लगता है प्रधानमंत्री आवास योजना की जो के ऊपर जो मिलने वाली सब्सिडी है वो भी एक्सटेंड करनी पड़ेगी। अभी मुझे लगता है उसको एक बार लगभग 5 सालों के लिए और एक्सटेंड करना चाहिए, जिससे जो ईएमआई का बोझ है वो कम हो सके। और इससे भी बड़ी बात क्या है, आप ये देखिए कि बहुत सारी गवर्नमेंट के पास ऐसी लैंड्स हैं जो अनयूटिलाइज लैंड्स हैं। उनके लिए अगर कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइवेट जो डेवलपर्स हैं उनके साथ मिलकर बनाई जाए, तो एक बहुत बड़ा एरिया अनलॉक हो सकता है। अदरवाइज आप मान के चलिए कि जहां लग्जरी मार्केट में इतनी डिमांड है, ऐसे में कैसे डेवलपर्स अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करेंगे अगर ना तो उनको लैंड प्राइस सूट करेगा या जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका जो प्राइस बढ़ चुका है वो उनको मैच करेगा। एक बात मैं और अभिषेक जी की कंटिन्यू करूंगा कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करने वाले जितने भी डेवलपर्स हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। कोई भी चीज है, चाहे वो ग्रीन बिल्डिंग से रिलेटेड काम कर रहे हो, सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड काम कर रहे हो या अफोर्डेबल हाउसिंग से रिलेटेड, क्योंकि वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, उनको भी ओपन हार्टेड आकर यानी कहीं ना कहीं इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। मुझे लगता है इस देश में जो जरूरत है वो जरूर पूरी होगी। प्रदीप सर, आप वित्त मंत्री से कौन सी डिमांड करेंगे जिन्हें इस बार बजट में होना ही चाहिए? जाहिर है सभी मांग पूरी नहीं हो सकती, लेकिन सबसे जरूरी आपकी नजर में क्या मांगे हैं? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो अभिषेक जी की विश लिस्ट है वही विश लिस्ट मेरी होगी। उसके साथ मैं कुछ ऐसी पॉइंट्स और ऐड करूंगा जिसके अंदर जो एक कॉमन मैन है, एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसको उसकी जेब को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है। पहली बार जो घर खरीदने वाले लोग हैं उनको जो लगने वाली स्टैम्प ड्यूटी है, मुझे लगता है वो जीरो की जानी चाहिए, जिससे उनके लिए वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आप ये देखिए, हरियाणा जैसे देश स्टेट के अंदर ये लगभग 7% लगती है। किसी भी घर को जो अगर 45-50 लाख रुपए का घर खरीद रहा है तो लगभग 3-3.5 लाख रुपए की कॉस्ट उसके लिए बहुत मायना रखती है। एंड दूसरी और एक चीज, जो इस पे लगने वाली जो जीएसटी है उसको पूरी तरह एग्जेम्प्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जो कॉमन मैन है उसकी पॉकेट के ऊपर हिट करती है। और तीसरा, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मिलने वाली सीएलएस वाली स्कीम है, जो क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, उसको कंटिन्यू किया जाना चाहिए, जिससे जो मिलने होम लोन पर मिलने वाली सब्सिडी है जो 2 से 4% तक होती है। ये तीन चीजें ऐसी हैं, अगर ये वित्त मंत्री जी के पिटारे में से इस बार निकलती हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कॉमन मैन को थोड़ा रिलैक्स मिलेगा।
बिल्कुल, यानी डेवलपर्स के नजरिए से अगर हम देखें तो इस बार भी वित्त मंत्री से ढेर सारी उम्मीदें लगाए बैठा है प्रॉपर्टी सेक्टर। वो तमाम मांगे हैं जिनका इस पूरे शो के दौरान हमने जिक्र किया। कई बड़ी बातें हैं जिन पर गौर करने की जरूरत है। भले ही सरकार का फोकस सस्ते घरों पर है, इस बार भी सस्ते घरों के ऐलान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम कॉस्ट स्ट्रक्चर की बात करें, जमीन की कॉस्ट की बात करें, मार्जिन की बात करें, ये एक बड़े फैक्टर हैं जो डेवलपर्स के लिए मायने रखते हैं। सस्ते घरों के निर्माण से डेवलपर्स को दूर करने के लिए भी यही फैक्टर्स एक तरह से जिम्मेदार हैं। मंजूरियों के लेकर भी तमाम दिक्कतें हैं जिन पर आए दिन हम देखते हैं कि डेवलपर्स को प्रोजेक्ट डिले होने की समस्या होती है, मंजूरियां देर से मिलती हैं। ये कुछ उम्मीदें हैं डेवलपर्स की ओर से। हालांकि 1 फरवरी को कितनी उम्मीदें पूरी होती हैं और कितनी अधूरी होती हैं, ये देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रदीप जी, अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में फिलहाल इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।